बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरी बच्चियां भूखी थीं, जबकि भाभी पूरे मोहल्ले में न्याज की बिरयानी बांट रही थी। मैंने भाभी से खाने को मांगी तो बोली, बचेगी तो दे दूंगी, पर बची हुई बिरयानी को फ्रिज में रख कर ताला लगा दिया। रात बच्चियां भूख से रोने लगीं, तो मैंने कचरे के डब्बे से हड्डियां निकाली और बेटियों के आगे डाल दी। दिल गम से फटने लगा तो सजदे में गिर कर रोने लगी। जब सर उठाया तो बेइख्तियार अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि छन की आवाज़ के साथ ही मेरा दिल बैठ गया। मैं अपने दिल पर हाथ रख कर उठी और बावर्ची खाने की तरफ भागी। मेरी छोटी बेटी मानो अभी कुछ देर पहले ही बावर्ची खाने की जानिब पानी पीने के लिए गई। शायद उससे फिर से गिलास टूट गया था। इससे पहले कि मैं बावर्ची खाने तक पहुंचती, भाभी के चीखने चलाने की आवाज़ें आने पर मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। इसका मतलब था कि वही हुआ था जो मैं समझ रही थी। मानो ने आज फिर से गिलास तोड़ दिया था। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मैं इसे कह भी रही थी कि मैं अभी उठकर उसे पानी ला दूंगी, मगर उसने परवाह ना की और खुद ही बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मैं फौरन उठी और नंगे पांव ही बाहर भागी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने फिर एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर अपनी बेटियों को मेरे बर्तन तोड़ने के लिए भेज देती हो। दरवाजे से दाखिल होते देखते ही भाभी ने गुस्से से घूरती निगाह मुझ पर डाली। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं फौरन ही कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। ओ बीबी, तुम रहने दो, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। सर पर चढ़कर नाच रहे हो। और ये तुम्हारी बच्चियां, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इनको इनके कमरे तक महदूद रखा करो, फिर तुम इसको बावर्ची खाने क्यों भेज देती हो। भाभी का ववेला शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि अब इसको ब्रेक ना लगने वाली थी। मैं चुपचाप इसकी बातें सुनती, कांच उठाने लगी। वो बड़बड़ करती बावर्ची खाने से तन तनाती हुई बाहर निकल गई। आज फिर वो भाई को शिकायत लगाने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कांच समेटते हुए मैंने अपनी बेटी पर एक निगाह डाली। वो बावर्ची खाने की दीवार से लगी खौफजदा निगाहों से मुझे कांच उठाते देख रही थी। अचानक मेरे हाथ की उंगली में कांच का एक टुकड़ा लगा तो मैं दर्द से करा उठी। मैंने फौरन ही अपनी उंगली मुंह में दबाकर दर्द को रोकने की कोशिश की। मानो मेरे करीब चली आई थी। क्या हुआ मम्मा, आपको चोट लग गई? उसकी आंखों में इस कदर खौफ था कि मैंने फौरन ही नफी में सारे ला दिया। नहीं, कुछ नहीं, तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उसके खौफजदा चेहरे पर नजर डालकर उसे तसल्ली दी और कमरे में भेज दिया और खुद जख्मी उंगलियों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। मेरा नाम जीनत है। मैंने कभी ना सोचा था कि मेरे हालात मुझे इस नेज पर पहुंचा देंगे कि मुझे अपनी बच्चियों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने हालात पर कुर्ती और अपने रब को याद करती। इस आजमाइश की घड़ी में रब के सिवा मेरे साथ कोई ना खड़ा था। बात 1-2 दिन की होती तो मेरी बच्चियां भी सह जाती और दुनिया भी साथ दे देती, मगर मेरे शोर को मुझसे पिछले पूरे 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में मैंने बहुत से चेहरे बेनकाब होते देखे। हालात बदलते ही लोग कैसे बदल जाते हैं, मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। मुझे अपनी इतनी परवाह थी न फिक्र, पर बच्चियों का साथ था। मैं ना तो उन्हें खाली पेट देख सकती थी और ना ही इनके चेहरे पर खौफ बर्दाश्त कर सकती थी। हमारा हाल दुख और तकलीफों से भरा हुआ था, जबकि मुस्तकबिल अंधेर था। मैं अपनी बच्चियों को लेकर आखिर कहाँ जाती, जब मेरा अपना सगा भाई ही हमसे इस कदर बेगाना था, तो गैरों से क्या उम्मीद रखनी थी। मैं अपने भाई की लापरवाही और बेइतनाई पर हैरान होती। मुझे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि बचपन में इतनी लाड और प्यार से पलने वाले भाई कभी एक दूसरे से ऐसे बेगाना भी हो सकते हैं। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरी अम्मा भी इज्जतदार घराने से तल्लक रखती थी। अम्मा अब्बा की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लिहाजा हम दोनों बहन भाइयों को बचपन में कभी कोई मसला ना हुआ। अम्मा अब्बा ने हमारी तरबियत पर बहुत जोर दिया और हमारी बेहतरीन अंदाज में परवरिश की। ना कभी किसी चीज़ की कोई कमी रही और ना ही कोई ऐसे मसाइल पैदा हुए जो हमें ज़हनी इंतशार का शिकार बनाते। मैं बचपन से ही बड़ी सुलझी हुई और तमीज़दार बच्ची थी, जबकि भाई भी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद संजीदा था। हम दोनों पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे जो ज़्यादातर वक्त अपनी किताबों में घूम रहे थे। मेरे अब्बा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लिहाजा वो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से अक्सर औकात रात को आते हुए किताबें ले आते, जो अब्बा के साथ साथ हम दोनों बहन भाइयों की दिलचस्पी का भी महवर होते। लिहाजा हम एक ही रात में पूरी किताब चाट जाते और फिर अब्बा के किताब पढ़ने का इंतज़ार करते ताकि हम अब्बा के साथ इस किताब के बारे में गुफ्तगू कर सकें। मुझे ऐसी गुफ्तगू सुनने का हमेशा ही बहुत मज़ा आता था। अब्बा भी अपने बच्चों की अकल और जहानत पर हैरान रह जाते, जबकि अम्मा चुपचाप हमारी बातें सुना करती। वैसे तो अम्मा खुद भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब इन्हें ज़्यादातर वक्त घर के कामों में गुजारना पसंद था। वो घर के कामों में मसरूफ रहती
और घर को बेहतर अंदाज से सजाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देती। हमारे घर में कभी मिट्टी का एक ज़रा भी दिखाई ना देता। अम्मा बेइंतहा सफाई पसंद थीं। उनकी नफासत और सलीका घर की एक एक चीज़ से टपकता। घर का माहौल इंतहाई खुशगवार था। मैंने कभी अपने अब्बा को अम्मा के साथ लड़ाई बहस या झगड़ा करते ना देखा था। ऐसे ही अम्मा अब्बा की हर बात बिला चूं चरा मान लिया करती। क्योंकि अब्बा की सरकारी नौकरी थी, लिहाजा अब्बा की अक्सर ट्रांसफ़र भी हो जाया करती। और ट्रांसफ़र होने की वजह एक ही थी कि अब्बा रिश्वत या सिफारिश को पसंद ना करते थे। जब भी अब्बा के पास किसी बड़ी फाइल को आगे पहुंचाने की सिफारिश आती तो अब्बा साफ इनकार कर देते कि जब इस फाइल का नंबर आएगा तभी वो फाइल आगे जाएगी। ऐसे में वो लोग अब्बा की ट्रांसफ़र करवा देते और अगले आने वाले मुलाजिम से ये काम आसानी से करवा लिया करते। अब्बा का कहना था कि मुझे ट्रांसफ़र करवाना तो मंजूर है, मैं एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर अपनी कमर पर सामान उठा कर भी फिर सकता हूँ, मगर मुझे दोज़ख में जाना मंजूर नहीं। मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से मुझे अपनी कब्र में तंगी का सामना करना पड़े। इसलिए तुम लोग भी इस बात के लिए तैयार रहो, भले हमें पहाड़ों पर जाकर रहना पड़ा तो हम रह लेंगे, लेकिन कभी किसी गलत काम की तरफ आंख उठाकर भी ना देखेंगे। मुझे अब्बा की बातें हमेशा ही बड़ी अच्छी लगा करती और मैं अब्बा से मुतासर हो जाती। वाकई हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे असूलों को अपनाना चाहिए था। मुझे अब्बा की किसी बात से कभी इख्तलाफ ना हुआ करता, मगर भाई अक्सर औकात तंग आ जाता। वो बस ये कहा करता था कि आप ऐसा ना किया करें, आप क्यों अपने आप को खामखा मुश्किल में डालते हैं, जबकि सिफारिशी लोगों का काम तो कोई भी अगला बंदा आकर कर जाता है। अब्बा भाई को समझाने के लिए एक लंबी बहस करते। बात भाई के दिमाग में पता नहीं समाती कि ना समाती, मगर वो खामोशी ज़रूर इख्तियार कर लिया करता था। वक्त गुजरने का पता चला, ना हालात बदलने का। अब्बा ने धूमधाम से भाई की शादी इज़्ज़तदार घराने में की थी। अब्बा ने अपने ही कोलीग की बेटी से भाई का रिश्ता मांग लिया। अब्बा की इनके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा थी और इस लिहाज से अब्बा दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। अब्बा के कुलीग भी अब्बा की तरह मेहनती और ईमानदार थे। भाई शादी से बहुत खुश था। भाई की बीवी बहुत खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। उसने घर में आते ही सबको अपना गर्विदा बना लिया। उसका अखलाक इतना अच्छा था कि अम्मा अब्बा घंटों उसकी बातें सुनते और खुश होते। वो अम्मा अब्बा के सामने बिछी जाती। भाई की बीवी के आने से घर में मेरी अहमियत कुछ कम हो गई थी। हालांकि मैं इस घर की बेटी थी, मगर सारी तवज्जो भाभी को ही मिला करती। शायद मुझे ऐसा महसूस होता था, जबकि हकीकत ऐसी ना थी। भाई भी ज्यादातर अपनी बीवी के आगे पीछे ही घूमा करता। उसने भाई को चंद दिनों में ही अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि वो मुकम्मल तौर पर अम्मा अब्बा की पसंद थी, मगर शादी के चंद दिनों बाद ही भाई की पसंदीदा बीवी और मोहब्बत में ढल चुकी थी। भाई अक्सर इसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता। वो अम्मा अब्बा के सामने बिना शर्माती और बिला तकल्लुफ़ भाई से बात किया करती। वो भाई की बीवी थी, मगर फिर भी इसे कुछ झिझक महसूस होनी चाहिए थी। मुझे उसकी कुछ बातों और हरकतों पर इतराज़ होता, मगर मैं इसे रोकने टोकने या कुछ भी कहने वाली कौन होती थी। मैं इसको नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश करती। भाई की शादी के बाद अम्मा अब्बा को फिक्र थी कि अब इन्हें अपनी बेटी की भी शादी कर देनी चाहिए। लिहाजा अम्मा अब्बा मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। अजमल अब्बा की फूफीज़ाद बहन का बेटा था। वो नया नया पुलिस के महकमे में भर्ती हुआ। वो एक चाकू चौबंद और अच्छी शक्ल सूरत का नौजवान था। अब्बा की फूफीज़ाद बहन हंसती मुस्कुराती मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता ले आई तो अब्बा हैरान रह गए। वो न जाने कितने बरसों बाद हमारे घर तशरीफ लाई थी। इस रिश्ते में कोई बुराई ना थी। अजमल पढ़ा लिखा नौजवान था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था। फिर उसकी अच्छी नौकरी थी और तरक्की के काफ़ी मौके मौजूद थे। ऐसे में अम्मा अब्बा रिश्ते से क्यों इनकार करते। अम्मा ने मेरी पसंद जानना चाही। मेरी पसंद मेरी माँ बाप की पसंद से ही जुड़ी थी। मैं ऐसी लड़की ना थी कि मैं अपनी मर्जी से कोई इश्क चला कर रखती। मैंने अम्मा को मुस्बत अंदाज में जवाब दे दिया कि जैसा वो चाहे मेरी ज़िंदगी का फैसला करने का हक रखते हैं। अम्मा ने मेरा जवाब सुनकर मेरी बलाएं ले डालीं। उन्होंने अजमल के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और अगले महीने रुखसती की तारीख करार पा गई। मैं बड़े दुखी दिल से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। अम्मा अब्बा के घर को छोड़ जाने का तो बेइंतहा था। मैं जानती थी कि सब लड़कियों को ही रुखसत होकर एक न एक दिन अपने घर जाना पड़ता है, मगर फिर भी दिल को चैन और करार ना आता। मैंने इस आंगन में कई बरस गुजारे थे। अब मैं एक पल में सब लम्हे कैसे फरामोश कर देती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरा दिल बेहद उदास था। मैं अपनी भाभी को हंसते मुस्कुराते घर में इधर से उधर घूमते फिरते देखती तो हैरान होती। भाभी ने आकर बहुत जल्द घर के माहौल को और घर वालों को अपना लिया था, जबकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी अपने मेके का प्यार फरामोश करके नए घर को अपना पाऊंगी। अम्मा जब भी मेरे करीब बैठती तो मेरी उदास शक्ल को देखकर मुझे समझाने लगती
मैं बस चुपचाप अम्मा का चेहरा तका करती, ना जाने शादी के बाद ये चेहरा कितने अरसे बाद देख पाती। मुझे कुछ अंदाजा ना था। मैं ब्याह कर दूसरे शहर चली जाती। वो शहर हमारे शहर से काफ़ी दूरी पर वाक़या था। ज़ाहिर सी बात थी कि रोज़ रोज़ का आना जाना मुमकिन ही ना होता, और न जाने कितने महीनों बाद अम्मा अब्बा से मुलाकात के लिए आने की इजाज़त मिलती। ये सब सोचकर मैं बेहद उदास हो जाती। मैं अक्सर अम्मा की गोद में सर रख कर रो पड़ती, तो अम्मा मुझे तसल्ली देती, चुप कर पगली, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे।